हेलो बच्चों, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। तो इस लेक्चर में हम इलास्टिक कांस्टेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि कितने टाइप के इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं और उनको कैसे डिफाइन करते हैं। देखिए, हमारे पास मेनली चार टाइप के इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं। पहला होता है हमारे पास E, दूसरा होता है G, तीसरा होता है K और लास्ट होता है हमारे पास म्यू। E का नाम होता है यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस, इसका एक और भी नाम है, इसको हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बुलाते हैं। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। नेक्स्ट जी का नाम होता है शियर मॉडुलस। शियर मॉडुलस, और इसका एक और भी नाम है मॉडुलस ऑफ रिगिडिटी, ठीक है। नेक्स्ट होता है के का नाम होता है बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस। लास्ट होता है म्यू को हम पॉइजन्स रेशो बुलाते हैं। पॉइजन्स रेशो। देखिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि ये चारों इलास्टिक कांस्टेंट हमारी प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल के, तो इसका मतलब इनकी वैल्यूज फिक्स होती है। अगर मैं कहता हूं कि स्टील ई की वैल्यू स्टील के लिए 200 गीगा पास्कल है, तो वो फिक्स है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं वो वैल्यू फिक्स हुआ करती है, ठीक है। उसी टाइप से ये हम इनको यूज क्यों करते हैं, इनका मेन यूज ये होता है कि इनसे आप स्ट्रेन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हो थ्योरेटिकली। देखिए, स्ट्रेन को मेजर करने के दो तरीके होते हैं, या तो स्ट्रेन को आप प्रैक्टिकली मेजर कीजिए, मेजरमेंट के डिवाइस होते हैं, जैसे मेरे पास स्ट्रेन गेज होती है, तो स्ट्रेन गेज आप लगा देते हो किसी भी ऑब्जेक्ट में जिसकी आपको स्ट्रेन कैलकुलेट करनी होती है। सेकेंड होता है थ्योरेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं, थ्योरेटिकली हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट, ठीक है। कैसे करते हैं देखिए, तो पहले समझ लीजिए कौन कौन से पॉइंट हमने यहां पर डिस्कस किए अभी। पहला पॉइंट ये है कि इलास्टिक कांस्टेंट्स आर प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, आर प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज दे हैव फिक्स वैल्यू, दे हैव फिक्स वैल्यू for any material, for any material। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए हम इलास्टिक कांस्टेंट E, यंग्स मॉडुलस, मैं स्टील के लिए बोलता हूं, मान लीजिए इसकी वैल्यू अराउंड 200 गीगा पास्कल होती है, ठीक है। तो ये वैल्यू अगर 200 गीगा पास्कल है तो 200 ही रहेगी, चाहे कैसा भी लोड लगा दीजिए आप स्टील पे, कोई भी कंडीशन चेंज कर दीजिए, चाहे स्टील का डायमीटर चेंज कर दीजिए, शेप चेंज कर दीजिए, बट ये वैल्यू चेंज नहीं होने वाली, क्योंकि ये उसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब जैसे वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 1000 होती है, तो वो उसकी प्रॉपर्टी है कि ये इतनी डेंसिटी होती है इसकी। अगर मैं कहूँ विस्कोसिटी किसी कितनी होती है, तो विस्कोसिटी भी उसकी प्रॉपर्टी होती है। तो प्रॉपर्टीज जो भी होती हैं वो फिक्स वैल्यूज हुआ करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हमने देखा कि इलास्टिक कांस्टेंट का यूज क्या होता है। इलास्टिक कांस्टेंट्स आर यूज्ड टू कैलकुलेट स्ट्रेन थ्योरेटिकली, स्ट्रेन थ्योरेटिकली। देखिए समझते हैं, हमें पता है हुक्स लॉ ने हमें क्या बताया था, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन होती है अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट। तो आप जब इसको हटाओगे, स्ट्रेस इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई एप्सिलॉन, ठीक है। तो अगर मुझे स्ट्रेन निकालना है, स्ट्रेन क्या हो जाएगा, सिग्मा डिवाइडेड बाय ई।
देखिए सिग्मा को निकालना बड़ा आसान है। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस आपको अगर निकालना है तो कितना एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है या इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स कितना है और उसकी ज्योमेट्री का एरिया। दैट मीन्स अगर आपको स्ट्रेस निकालना हो तो आपको बस उसकी कंडीशन पता होनी चाहिए कि उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स कितना लग रहा है और उसका एरिया, रजिस्टिंग एरिया क्या है। ये तो हम ज्योमेट्री से बता सकते हैं। बट स्ट्रेन को कैलकुलेट करना आसान नहीं है, डायरेक्टली आप नहीं बता सकते। या तो स्ट्रेन गेज लगाइए, मेजरमेंट डिवाइस लगाइए, या फिर आप क्या कीजिए, स्ट्रेस को पहले निकाल लीजिए और इलास्टिक कांस्टेंट से उसको डिवाइड कर दीजिए। जैसे ही आप इलास्टिक कांस्टेंट से उसको डिवाइड करोगे तो स्ट्रेन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चाहे ये हम अभी हमने नॉर्मल स्ट्रेन देखी, उसी टाइप से सीएस स्ट्रेन क्या हो जाएगा, सीएस स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सीएस स्ट्रेन के। तो यहां से आप इसको हटाओगे तो क्या आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाओगे तो जी आएगा। तो जी, तो अगर मुझे स्ट्रेन, मुझे नॉर्मल, अगर मुझे सीएस स्ट्रेन निकालनी है तो क्या करना होगा, सीएस स्ट्रेस को शियर मॉडुलस से डिवाइड करना होगा। तो शियर मॉडुलस तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ये तो फिक्स वैल्यू है। तो जैसे ही शियर स्ट्रेस को मैं फिक्स वैल्यू से डिवाइड करूंगा, जो भी शियर मॉडुलस होगा उसका, तो मुझे शियर स्ट्रेन मिल जाएगी। ठीक है, तो इसकी क्या करते हैं, ये स्ट्रेन को कैलकुलेट कराता है थ्योरेटिकली। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट हम एक और बोलते हैं कि ये क्या करता है, with the help of elastic constant we obtain relationship between stress and strain. Elastic constants are used to obtain relationship between stress and strain, between stress and strain। ठीक है, तो ये कॉमन पॉइंट है इलास्टिक कांस्टेंट्स के कि ये प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की, ये स्ट्रेन को कैलकुलेट करने में आपकी हेल्प करते हैं और ये स्ट्रेस और स्ट्रेन की बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं। अब हम इनको इंडिविजुअली पढ़ेंगे कि बल्क मॉडुलस क्या होता है, शियर मॉडुलस क्या होता है। ठीक है, आपका पॉइजन रेशो क्या होता है, उसको इंडिविजुअली देखते हैं अब इनको। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं, फर्स्ट इलास्टिक कांस्टेंट है हमारा यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस, जिसको हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बुलाते हैं। देखिए इनको इलास्टिक कांस्टेंट्स क्यों बुलाते हैं, पहले तो ये समझिए आप। जैसे हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जब बनाते हैं तो आपको पता है कि जो हमारा डायग्राम है वो इस टाइप से बनता है। यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी लिमिट आती है, फिर हमारी इलास्टिक लिमिट आती है। बट ये इलास्टिक और प्रोपोर्शनल लिमिट बहुत ज्यादा क्लोज होती है। ठीक है, बहुत कम गैप होता है दोनों के बीच में। तो हम मेनली ये मान लेते हैं स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन होता है इलास्टिक लिमिट तक। तो ये जब आप इनको बनाते हो, ठीक है, तो जो ये स्लोप होता है, ये स्लोप ही हमारा इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, क्योंकि आप यहां पर देखते हो कि मेरा फॉर्मूला क्या बन जाता है, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो जब मैं स्ट्रेस को हटाऊंगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाऊंगा, तो क्या आ जाएगा, इलास्टिक कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन। तो इलास्टिक कांस्टेंट क्या हो गया, इलास्टिक कांस्टेंट क्या हो गया, इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। ये तो स्लोप का फॉर्मूला होता है। देखिए जैसे डी बाय डी एक्स होता है ना, यहाँ पर स्ट्रेस है, यहाँ पर स्ट्रेन है, तो स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन क्या है, स्लोप। इसका मतलब इलास्टिक कांस्टेंट एक्चुअल में स्लोप होते हैं, कहां तक, इलास्टिक लिमिट तक। इलास्टिक लिमिट तक स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का जो स्लोप है, क्योंकि हमें स्ट्रेट लाइन होगी हमारी, एक्चुअल में तो ये इनका नाम होना चाहिए था प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक होता है ये काम। जो आपका स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वो अप टू प्रोपोर्शनलिटी लिमिट होती है।
बट इलास्टिक लिमिट बहुत ज्यादा क्लोज होती है इसके, इसलिए हम इसको इलास्टिक लिमिट तक मान लेते हैं, ठीक है। इसीलिए कॉन्स्टेंट्स का नाम पड़ा है इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स। और ये एक्चुअल में क्या होते हैं, ये स्लोप होते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में, जो ये स्लोप बनता है अप टू इलास्टिक लिमिट, ठीक है, यही आपका क्या होता है, ये इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं। अब मुझे यंग्स मॉडुलस डिफाइन करना है, तो यंग्स मॉडुलस डिफाइन होता है किसके लिए, नॉर्मल स्ट्रेस और स्ट्रेन के लिए डिफाइन होता है, ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेन एंड नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस। तो जब भी हम नॉर्मल लोड लगाते हैं तो नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप होती है, नॉर्मल स्ट्रेन डेवलप होती है, इन दोनों के बीच में रिलेशन डेवलप करता है यंग्स मॉडुलस। तो नॉर्मल स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल स्ट्रेन के, ठीक है, कहां तक, इलास्टिक लिमिट तक, एक्चुअल में प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक होता है, अभी हम इसको इलास्टिक लिमिट तक मानेंगे, ठीक है। तो सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाता है, ई इंटू एप्सिलॉन, तो ई क्या हो जाएगा आपका, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, ठीक है, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। तो इसकी यूनिट क्या हो गई, देखिए स्ट्रेन तो यूनिट लेस है, स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो यूनिट हमारी स्ट्रेस की होती है वही यूनिट हमारी यंग्स मॉडुलस की होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं शियर मॉडुलस। नेक्स्ट इज शियर मॉडुलस। हमारे सेकंड नंबर का हमारा इलास्टिक कांस्टेंट होता है जी, जिसको हम बुलाते हैं शियर मॉडुलस, शियर मॉडुलस। देखिए अगर शियर लोड लगा हुआ है तो शियर स्ट्रेस डेवलप होगी, तो शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी शियर स्ट्रेन की, कहां तक, अप टू प्रोपोर्शनलिटी लिमिट या विद इन इलास्टिक लिमिट, ठीक है। तो जब आप प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट का नाम ही क्या होता है, इट इज कॉल्ड एज शियर मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिगिडिटी, ठीक है। तो ये किसका स्लोप हो गया, शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन का जो स्लोप होता है उसको हम बुलाते हैं शियर मॉडुलस। इसकी भी यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जो यूनिट आपकी स्ट्रेस की होगी, शियर स्ट्रेस की, वही शियर स्ट्रेन की होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा होता है बल्क मॉडुलस। क्या होता है, बल्क मॉडुलस, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए बल्क मॉडुलस क्या होता है, बल्क मॉडुलस। देखिए बल्क मॉडुलस को ऐसे समझते हैं, मान लीजिए आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट पे आपने तीनों डायरेक्शंस में स्ट्रेस लगाया हुआ है, ठीक है, तीनों डायरेक्शन में आपने स्ट्रेस लगाया हुआ है, और ये स्ट्रेस तीनों डायरेक्शन में क्या है, बराबर है, सिग्मा एक्स भी सिग्मा है, सिग्मा वाई भी सिग्मा है, सिग्मा जेड भी सिग्मा है। दैट मीन्स तीनों डायरेक्शन में इक्वल जो आपका डायरेक्ट स्ट्रेस या नॉर्मल स्ट्रेस आपने लगाया हुआ है, इस कंडीशन को बुलाते हैं हम हाइड्रोस्टैटिक स्टेट कंडीशन, ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस कंडीशन इसको हम बुलाते हैं। तो इस केस में जो आपका डायरेक्ट स्ट्रेस होता है ये प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के, किसके प्रोपोर्शनल होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो दैट मीन्स बल्क मॉडुलस डिफाइन होता है हाइड्रोस्टैटिक, जो आपकी स्ट्रेस कंडीशन होती है जहां पर जो तीनों स्ट्रेस जो आपके म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में तीनों स्ट्रेस लग रहे हैं वो सभी इक्वल और सेम डायरेक्शन में है, सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन। अगर तीनों या तो तीनों टेंसाइल हो या तीनों ही कंप्रेसिव हो, तो हम कहते हैं कि जो हमारा डायरेक्ट स्ट्रेस है वो प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के। तो जब हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है जिसका नाम होता है बल्क मॉडुलस। क्या नाम होता है, बल्क मॉडुलस। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। तो बल्क मॉडुलस क्या है हमारा, इट इज द रेशियो ऑफ हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस, ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक डायरेक्ट स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो इसकी यूनिट भी क्या होगी, जो स्ट्रेस की यूनिट होती है वो इसकी यूनिट होगी, मतलब
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं पॉइजन्स रेशो क्या होता है। लास्ट पे हमारा फोर्थ इलास्टिक कांस्टेंट कौन सा है? पॉइजन्स रेशो। पॉइजन्स रेशो फोर्थ इज पॉइजन्स रेशो। देखिए पॉइजन्स रेशो को हम डिनोट करते हैं म्यू से, या हम 1/m से भी डिनोट करते हैं। कुछ बुकों में 1/m लिखा होता है। तो ये क्या होता है? ये होता है माइनस लेटरल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। देखिए लेटरल स्ट्रेन, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है आपका, उस ऑब्जेक्ट में आपने किसी डायरेक्शन में फोर्स लगाया हुआ है, मान लीजिए इस डायरेक्शन में स्ट्रेस लगा रखी है आपने, तो जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाते हो उस डायरेक्शन में जो स्ट्रेन आएगी उसको हम बुलाएंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और जो रिमेनिंग डायरेक्शंस है जहां पर स्ट्रेन आएगी उनको हम बुलाते हैं लेटरल स्ट्रेन। तो अगर सिंगल डायरेक्शन में आप फोर्स लगाते हो तो रिमेनिंग सभी डायरेक्शन में लेटरल स्ट्रेन आती है। तो हमारे 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में एक फोर्स से 3 स्ट्रेन डेवलप होती है, एक तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और 2 आपकी लेटरल स्ट्रेन। जैसे यहां पर देखिए सिग्मा एक्स की वजह से क्या आएगा? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या आएगी? एप्सिलॉन एक्स। और आपका लेटरल स्ट्रेन क्या आएगी? आपकी एप्सिलॉन वाई और एप्सिलॉन जेड। ये आपकी क्या होंगी? ये आपकी लेटरल स्ट्रेन होंगी। तो म्यू का फॉर्मूला क्या होगा? इसके अकॉर्डिंग म्यू को हम डिफाइन कर सकते हैं, अगर यही कंडीशन है तो ये हो गया माइनस एप्सिलॉन वाई डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन एक्स, या इसको आप बोल सकते हो माइनस एप्सिलॉन जेड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन एक्स। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पॉइजन्स रेशो। देखो नेगेटिव क्यों यूज करते हैं? इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है मेनली क्योंकि जो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं वो स्ट्रेन तो पॉजिटिव आती है, जो हमारी लेटरल स्ट्रेन होती है वो नेगेटिव आती है। ठीक है, उसके अपोजिट होते हैं। अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव आएगी, अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव। अगर यहाँ पर टेंसाइल लोड है तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पॉजिटिव होगी, अगर कंप्रेसिव लोड हम लगाते हैं तो हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन तो नेगेटिव होगी और लेटरल स्ट्रेन क्या होगी? आपकी पॉजिटिव होगी। तो लेटरल स्ट्रेन कुछ नहीं है, जो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसके अलावा जो भी परपेंडिकुलर डायरेक्शंस हैं उनमें जो स्ट्रेन होती है उनको हम लेटरल स्ट्रेन बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? लेटरल स्ट्रेन। अब इसकी वैल्यू फिक्स होती है हर मेटेरियल के लिए। जैसे म्यू की वैल्यू अगर मैं बात करूं 0.1 से 0.2 के बीच में होती है। कंक्रीट जो हम यूज करते हैं अपने कंस्ट्रक्शन में, जो कंक्रीट होता है उसके लिए ये वैल्यू होती है इसकी, कंक्रीट के लिए ये वैल्यू हो गई। उसी टाइप से जो हमारा मोस्ट मेटल्स होते हैं, मोस्ट मेटल्स ठीक है, उनके लिए म्यू कहाँ से कहाँ वेरी करता है? 0.25 से 0.33 के बीच में वेरी करता है। ठीक है, उसी टाइप से रबड़ के लिए अगर हम देखें, फॉर रबर, क्योंकि मटेरियल की प्रॉपर्टी है, रबर मटेरियल है, तो रबर के लिए इसकी वैल्यू मोस्ट होती है 0.5। उसी टाइप से कॉर्क के लिए एक मटेरियल होता है कॉर्क, जिसको हम स्टॉपर की तरह यूज करते हैं। ठीक है, बोटल्स में जो वाइन की बोतल होती है ना, उसका जो स्टॉपर होता है उसको कॉर्क का बना होता है, वहां पर म्यू की वैल्यू आपकी 0 होती है। क्या होती है? 0। दैट मीन्स जो भी वैल्यू है मटेरियल की वो आपकी फिक्स रहेगी, वो चेंज नहीं हो सकती। चाहे मटेरियल को आप किसी भी शेप का बना लीजिए, कैसा भी लोड उस पर लगा लीजिए, ये म्यू की वैल्यू उसकी चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, जैसे मैं वाटर की बात करता हूं तो चाहे वाटर को आप चाहे किसी भी कंटेनर में रख दीजिए, कुछ भी कीजिए, उसकी डेंसिटी हमेशा क्या रहेगी? 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो उसी टाइप से हमारा पॉइजन्स रेशो की वैल्यू भी फिक्स होती है। अब हम देखते हैं कि क्या इलास्टिक कांस्टेंट्स के बीच में कोई रिलेशन होता है। तो हमारे पास दो इक्वेशन होती हैं, उनसे हम डिफाइन करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट्स, रिलेशनशिप बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट्स। देखिए नेक्स्ट इज रिलेशनशिप
रिलेशनशिप बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट, ठीक है, इसी इनको हम बुलाते हैं। दो मेरे पास इक्वेशन होती है, पहला होता है इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 म्यू, और एक होता है इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू। तो इन दो इक्वेशन की हेल्प से आप किसी की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। आपके पास अगर मैं दो वैल्यूज दे दूं तो रिमेनिंग आप जो रिमेनिंग टू इलास्टिक कांस्टेंट्स है उसको आप निकाल सकते हो। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है दोनों इक्वेशंस, ठीक है। दीज टू इक्वेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर देखिए इलास्टिक कांस्टेंट, शियर मॉडुलस, ठीक है, पॉइजन्स रेशो, सभी के बीच में रिलेशनशिप आ गया है, ठीक है। तो हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। थैंक यू।